नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आपके एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी का जो कोर्स है, जिसको हम मुख्य रूप से ईएसडीएम यानी कि एनवायरनमेंट स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के रूप में जानते हैं, उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, दूसरी क्लास हमारी रहने वाली है जिसपे हम चर्चा करेंगे। आज तो कुछ विद्यार्थी ऐड भी हुए हैं, मतलब जुड़े भी हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि हम साथ में इंटरेक्शन कर पाएंगे और आपसे बात भी कर पाएंगे। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस प्रकार से जुड़ते हो। रोज ही इसी टाइम पे आप है ना जुड़ जाया करो। उसके बाद में हमारी कंटिन्यू जो आपके ये फर्स्ट ईयर की 2 क्लासेज और सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की जो क्लासेज है वो कंटिन्यू होती रहती है। बीच में कमलेश जी सर सुबह लेते ही हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू रहा करो भाई, ऐड हो जाया करो ताकि आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। यदि हम इस सब्जेक्ट की बात करें तो कल भी मैंने बताया था कि बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, आपको कहीं भी इसमें स्ट्रेस लेने वाली कोई बात है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल इजी चीजें जो हम 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है, पोल्यूशन क्या है, डिजास्टर क्या है, ये सारी चीजें हमारी पहले देखी हुई है। बस हमें अरेंज करना है चीजों को। क्या करना है? अरेंज करना है, सही व्यवस्थित ढंग से उन्हें क्या करना है, मैनेज करना है, चीजों को लिख के आना है, हेडिंग डाल के अच्छे से। वो चीज है, बाकी और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो कल हमने कुछ चर्चाएं की थी, जैसे कि एनवायरनमेंट क्या होता है ये बातें की हमने। ठीक है, एनवायरनमेंट का मतलब पर्यावरण होता है, इसकी बातें हमने की। ठीक है, पर्यावरण के लिए हमने कहा कि जो आपके जैविक और अजैविक घटक है उनका परस्पर जो रिलेशन है वो ही हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं, उसी को हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट हो गए थे, एक तो जो है जैविक फैक्टर्स, ठीक है, जैविक कारक, और दूसरे हो गए अजैविक कारक। इन दोनों की हम बातें कर रहे थे। जैविक में हम मुख्य रूप से पेड़ पौधों की और सूक्ष्म जीवों की बात करते हैं। अजैविक में बहुत सारी चीजें आती है। ठीक है, इसमें जो है आपका टेम्परेचर भी आता है, रेनफॉल, वाटर, ठीक है, पहाड़, ये जो भी चीजें हम भौतिक चीजें देखते हैं जिसमें हम जीवन नहीं मानते हैं, वो सारी चीजें एबायोटिक है। आई बात समझ में? तो ये चीजें हैं। इसके बाद में हम क्या कह रहे हैं, तो एनवायरनमेंट से थोड़ा सा आगे हम चलते हैं। अब इस एनवायरनमेंट के कुछ कंपोनेंट है जिनको हम सेगमेंट बोल सकते हैं, कंपोनेंट बोल सकते हैं, खंड बोल सकते हैं, ठीक है, या भाग बोल सकते हैं। एनवायरनमेंट के ही क्या है, वो पार्ट है। पार्ट का मतलब एक तरह से क्या है, भाग है, या इन्हीं को हम बोल सकते हैं कि खंड है, सेगमेंट। ठीक है, आपके सिलेबस में सेगमेंट बोल रखा है, एनवायरनमेंट, वो सेगमेंट ऑफ एनवायरनमेंट इस प्रकार से बोल रखा है। अब देखो इसमें क्या क्या आता है, यहाँ पर ध्यान देना है आपको। कुछ विशेष चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। एक तो आपकी पृथ्वी है। ठीक है, हाँ जी सर, पृथ्वी है, हम उसी पे रहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के आसपास हमें क्या दिखता है कि सर एक तो हवा दिखती है, दिखती नहीं है मतलब हम महसूस करते हैं हवा को। ठीक है, क्या करते हैं, हम हवा को महसूस करते हैं। इसका मतलब हमारे चारों ओर एक चीज तो है, वो है वायुमंडल। क्या है दोस्तों? वायुमंडल। इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। स्फीयर का मतलब होता है चारों ओर का एरिया। क्या होता है? इसमें जो स्फीयर होता है इसका मतलब होता है चारों ओर का। तो ये जो आपका एटमॉस्फेयर है मतलब हवा के एरिया को बताने की बात कर रहा है, हवा को बताता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका पहला भाग आता है, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट के खंडों की बात करते हैं, उसमें पहला भाग आपका क्या आता है, एटमॉस्फेयर आता है, जिसको हम पर्यावरण के रूप में जानते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से वायुमंडल के रूप में जानते हैं, पर्यावरण तो उसी को कहेंगे। वायुमंडल में होता क्या क्या है कि सर कुछ गैसेज होती है। ठीक है, क्या होती है? गैसेज होती है। अब कौन कौन सी गैसेज है, तो सर 3 तो हम मुख्य रूप से जानते हैं। ठीक है, बाकी छोटी मोटी और बहुत सारी गैसें पाई जाती है। तो 3 कौन कौन सी है कि सर एक तो सबसे ज्यादा मात्रा में लगभग 78% पाई जाती है नाइट्रोजन। ठीक है, क्या होती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई, नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरा हम ये कहते हैं सर लगभग 21% हम बताते हैं, लेकिन इतनी है नहीं सर, क्योंकि कम होती जा रही है। ठीक है, 21% हम कहते ही हैं इसको, लेकिन एक्चुअल में धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। हम जो है लगभग 20 के समथिंग इसको बोले, या शहरों में तो 19% ही हम जो है ऑक्सीजन मान के चलते हैं, लेकिन एवरेज अभी भी हम कितनी मान के चल रहे हैं कि 20, क्योंकि किताबें कहती है, इसलिए हम 20% ऑक्सीजन की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं कि सर इसको तो हमने बहुत ज्यादा यूज किया है और ये तो धीरे धीरे क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो ठीक है भाई, हाँ कम हो गई है, हम भी मानते हैं। कहीं जो है रिसर्च कहती है
कि ऑक्सीजन लगभग 20% के समथिंग बची है, या उसमें भी हम ये कहते हैं कि जो शहर वाले क्षेत्र है वहां पर तो 19% के समथिंग ही रहती है, क्योंकि वहां पर कंजप्शन जो है ज्यादा होता है, यूज ज्यादा होता है ऑक्सीजन का, और CO2 ज्यादा निकालते हैं लोग बाग, यूज कर लेते हैं, जितनी पॉपुलेशन उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन का यूज होता है। इसके अलावा वहां और भी बहुत सारी चीजें हैं जो है, आपके इंडस्ट्री होती है, ठीक है, उद्योग होते हैं, कंपनियां होती है, गाड़ियां होती है, तो इनसे CO2 ज्यादा निकलती है वहां पर, तो ऑक्सीजन वहां से क्या हो जाती है, बाहर चली जाती है, दूर चली जाती है। यहाँ पर हम एक ये कहते हैं कि सर एक और इंपॉर्टेंट गैस है जिसको हम लगभग यहाँ लिख तो रहे हैं 0.03, लेकिन ये भी इतनी नहीं है, ये थोड़ी सी बढ़ चुकी है, 0.04% तक हम लिख के चलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो चुकी है, आजकल थोड़ी सी बढ़ चुकी है, इसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्साइड, आई बात समझ में? तो ये चीजें होती है, स्वाभाविक सी बात है, ये तो सबको पता ही है कि 3 गैसें हैं मुख्य रूप से, और कुछ मात्रा में जो है अन्य गैसें 0.9% तक होती है, ठीक है, वो अन्य गैसें होती है जिसमें ऑर्गन भी होता है और बहुत सारी गैसें भी उसमें मिलती है, लेकिन हमारे काम की यही है, क्योंकि जीवन को चलाने के लिए यही जरूरी है। कैसे जरूरी है? तो हम ये कहते हैं कि ऑक्सीजन प्राणदायी जो है वायु है, जिसको हम श्वास लेकर श्वसन की क्रिया में इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, सभी जीव लगभग यही प्रोसेस अपनाते हैं, ऑक्सीजन का यूज करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। सर CO2 किस काम की है? CO2 हम छोड़ते हैं, ठीक है, हम वापस से रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, और पेड़ पौधे इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपके ये हम कहते हैं ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, इनका निर्माण करते हैं फोटोसिंथेसिस से, ठीक है। तो इन दोनों से तो जीवन चल रहा है, ये बात तो समझ में आती है। सर ये नाइट्रोजन किस काम की है? ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के पीछे भी जीवन चल रहा है। यदि नाइट्रोजन नहीं होगी तो आपके प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा, DNA RNA का निर्माण नहीं होगा, शरीर का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन को हम संरचनात्मक मानते हैं, ठीक है, पेड़ पौधों की संरचना में भी भाग लेता है और साथ में हमारे शरीर की संरचना में भी भाग लेता है। तो जितने भी ये जीव हैं उन सब में संरचनात्मक रूप से भाग लेता है नाइट्रोजन, इसलिए नाइट्रोजन का होना भी जरूरी है। हालांकि नाइट्रोजन जिस अवस्था में पाया जाता है उसमें पेड़ पौधे लेते नहीं है, ठीक है, वो उसको दूसरी अवस्था में चेंज करके, चाहे वो कोई सी भी प्रोसेस जो सूक्ष्म जीवों द्वारा चेंज की जाती है उसके बाद में लेते हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का रोल होता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये भी जीवन देने वाली ही क्या है, जो आपके, क्योंकि जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी जीवन से संबंधित जीवन देने वाली गैस है। ये आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तो इंपॉर्टेंट है ही, ये सारी चीजें आपके एटमॉस्फेयर में ध्यान रखनी है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में और क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर ये भी कह रखा है कि एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स है उनके बारे में भी आपको बताना है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स को हम इस प्रकार से देखेंगे, आपको यहीं पे याद करके जाना है चीजों को साथ के साथ ही, ठीक है, क्या करना है, यहीं पे चीजों को साथ के साथ ही याद करते जाना है। ये जो आपका मान लो पृथ्वी है, ठीक है, ठीक है, पृथ्वी है, अब ये गोल है और इसके ऊपर हम जानते हैं कि चारों ओर क्या है, बहुत सारा पानी भी है, पहाड़ भी है, ये सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि अंतरिक्ष से ये बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये जो जितने पहाड़ हमें दिखाई दे रहे हैं इतने ऊंचे ऊंचे, वो बिल्कुल बारीक छोटे छोटे चींटियों की तरह छोटे छोटे दिखाई देते हैं जब ऊपर से, तो हम इनको ऐसा ही लगभग गोल बना लेते हैं, पूरा गोल नहीं बनाते हैं, लगभग गोल बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ये कहते हैं कि इसमें जो आपका 70% या 71% के समथिंग मान सकते हैं वाटर है, ठीक है, महासागरों में जल भरा हुआ है, तो वो जल क्या है 78% पर फैला हुआ है। इसके अलावा लगभग हम 30 मानते हैं या 29% क्या मान के चलते हैं, स्थल मंडल, स्थल मान के चलते हैं, ठीक है, जिसपे हम रहते हैं वो स्थल है, ठीक है। अब इसके ऊपर, क्योंकि ये दोनों चीजें तो क्या है, पृथ्वी के ऊपर टिकी हुई है, पानी भी टिका हुआ है और साथ में स्थल भी, जो चट्टाने हैं, जो मिट्टी है वो भी वहां पे टिकी हुई है। लेकिन हवा का क्या है, तो हवा तो चारों ओर फैली हुई है, ठीक है, हवा तो क्या है, चारों ओर फैली हुई है। तो इस प्रकार से मैं किसको बता रहा हूँ, हवा को बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो चारों ओर आपको दिखाई दे रही है पॉइंट्स के रूप में, ये क्या है, हवा है, और इसको हम बोल रहे हैं कि ये तो भैया एटमॉस्फेयर है, क्या है, वायुमंडल है। आई बात समझ में, क्या है,
वायुमंडल है। तो ये चीज देखने को मिलती है। अब ये वायुमंडल की हमने थोड़ी सी बातें की है। अब इस वायुमंडल को ही मैं थोड़ा थोड़ा जो है डिवाइड करके बताता हूं आपको। इस वायुमंडल में क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो अलग अलग गुणों वाली अलग अलग लेयर्स मिलती है। ठीक है सर, अलग क्यों होती है? गैस तो एक जैसी ही होनी चाहिए। देखो गैस से उनमें अलग अलग होती है, इसलिए उनके गुण भी अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर हम ये कहते हैं ना कि जो बिल्कुल टच में है उसमें ये सिस्टम है, कौन सा है कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और CO2 है। इस एरिया में लगभग जो पास वाला है एरिया है, इसको हम 8 से 18 जो किलोमीटर तक मान के चलते हैं कि ये 8 तक भी हो सकता है कहीं पे, और कहीं पे 18 किलोमीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, पहला जो स्फीयर है जिसको हम बोलते हैं कि ये क्या है, ये आपके सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो देखने को मिलती है, और इसमें 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक की ये होती है। ठीक है, इसको हम जनरल भाषा में कहे तो इसका जो आपको, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलेगा, हाँ, सौभ मंडल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जो है आपके ट्रोपोस्फियर या सौभ मंडल हम इसको कह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं ट्रोपोस्फियर या सौभ मंडल, सौभ मंडल। ठीक है, अब ये जो सौभ मंडल होता है इसकी क्या खास बात है, तो ये आपके वायुमंडल की पहली परत है। इसमें जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता रहता है, टेम्परेचर आपके कम होता रहता है। ये बात ध्यान रखनी है एक तो। ठीक है, यानी कि आपने सुना होगा कि हम जो है हिमालय पे चढ़ते हैं तो वहां पर बर्फबारी होती है। ठीक है, अब हिमालय ऊंचा है, ऊंचाई चढ़ रही है तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, जिसकी वजह से वहां की जो नमी है वो जम जाती है और ऊपर जाकर पहाड़ों पर क्या होती है, बर्फ के रूप में हमें दिखाई देती है। यही कारण है कि पहाड़ पर ऊपर जाने पर हमें बर्फ नजर आती है। ठीक है, हम हिमालय की तरफ जाते हैं, जम्मू कश्मीर जाते हैं, लद्दाख जाते हैं, तो वो इसलिए ठंडे प्रदेश हैं क्योंकि वहां की ऊंचाई ज्यादा है, जो उनका एल्टीट्यूड है वो ऊपर है, उसकी वजह से ऐसा होता है। और जैसे जैसे हम समुद्रों के पास में आते हैं तो समुद्रों के पास में हमारा जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो ये चीज नजर आती है। तो इसमें भी हम ये कहते हैं कि जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है, कम होता रहता है। और इसकी कम होने की जो हम कहें कि स्पीड की बात हम करें तो उसको हम ये कहते हैं कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर के हिसाब से कम होती है। यदि आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6 डिग्री कम हो जाएगा, फिर 2 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 12 डिग्री कम हो जाएगा। इस प्रकार से ऊपर जाते जाते हम 4-5 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो टेम्परेचर 0 के आसपास आ जाएगा, और फिर ज्यादा ऊपर जाएंगे टेम्परेचर माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? यह चीज आपको देखते हुए नजर आएगी। इसके बाद में क्या होता है कि सर इसमें और प्रक्रियाएं होती है। क्या क्या प्रक्रियाएं होती है, तो आपके बादलों का बनना, बारिश का होना, ठीक है, तूफान का आना, हवाओं का तेज चलना, ये सारे जो मौसमी घटनाएं हैं, मौसम से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं वो आपके सौर मंडल में ही होती है। ठीक है, तो मौसम की जितनी भी घटनाएं हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, ठीक है, क्या होती है, ये आपके यहाँ पर नजर आती है। ठीक है, इसमें सभी प्रकार की, चाहे कोई सी भी जो मौसम से संबंधित घटना हो, बारिश हो, तूफान हो, ठीक है, आंधियां हो, ये सारे आपके इसी में आती है। टेम्परेचर ऊपर जाने पर कम हो जाता है। ठीक है, ये सारी बेसिक चीजें, और इसकी जो रेंज होती है वो 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, समुद्रों में क्योंकि समुद्र गहराई में होते हैं तो समुद्रों के ऊपर जब हम इसको मापते हैं तो लगभग 8 किलोमीटर आती है। ठीक है, और जो स्थल होता है, स्थल के ऊपर जब हम इसको मापते हैं तो 18 किलोमीटर की जो लेंथ है वो नजर आती है। ठीक है, यानी कि ये जो है ऐसा फिक्स नहीं है कि ये बिल्कुल जो है चारों ओर गोल एक फिक्स मात्रा में ही गोल है। ठीक है, ये कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा भी हो सकती है, ऊपर नीचे देखने को मिल सकती है। हवा की लेयर ही तो है, तो कहां पर सघन हो सकती है, कहां पर तरल हो सकती है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। इसके बाद में क्या होता है, तो इसके बाद में ट्रोपोस्फियर के बाद में आ जाता है स्ट्रेटोस्फियर। क्या आता है, स्ट्रेटोस्फियर, जिसको हम कहते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। तो इसको बात कर लेते हैं। दूसरा यहां पर मान के चलते हैं हम कि लगभग इतनी जो दूसरी लेयर है वो आपके किसकी है, वो आपके समताप मंडल की है।
यहाँ पे लिख दूं क्या ऊपर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं समताप मंडल। सर इसकी क्या खास बात है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखना कि इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है, क्या पाई जाती है, ओजोन लेयर। सर ये क्या करती है, तो इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम आज जो जीवन जी रहे हैं वो इसी की वजह से जी रहे हैं, क्योंकि ओजोन नहीं रहेगी तो ओजोन क्या करती है, मुख्य रूप से जो आपके पराबैंगनी किरणें होती है, सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और वहीं पे रोक लेती है, नीचे आने ही नहीं देती है। आई बात समझ में, यदि वो नीचे आ जाएगी तो ये जो जीव है, जितने भी जीव नीचे हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे और कोई जो है सूक्ष्म जीव हो, ये सारे ही कैंसर की वजह से, स्किन से संबंधित रोगों की वजह से मर जाएंगे सब। उनके डीएनए में परिवर्तन हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इन चीजों से बचाने में ओजोन लेयर का क्या है, योगदान रहता है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओजोन को हम O3 के रूप में डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, ओजोन बनाते हैं, ठीक है। अभी इनसे संबंधित जो समस्याएं हैं उनकी भी हम बात करेंगे कि ओजोन से संबंधित क्या समस्या सामने आ रही है, ठीक है। तो क्या होता है कि ओजोन जब हम मुख्य रूप से जो आपके ये गैस होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, जो कि मुख्य रूप से एसी से, रेफ्रिजरेटर से, ठीक है, इनसे निकलती है। जो एयर कंडीशनर ये होते हैं, पहले जो गैस इनमें इस्तेमाल की जाती थी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ करती थी। उसका इस्तेमाल से क्या होता था, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर जाकर किसको नुकसान पहुंचाती थी, O3 को नुकसान पहुंचाती थी, उसके अणुओं को तोड़ दिया करती थी, ठीक है। टूटने से क्या होता था, ये जो लेयर है वो पतली हो जाया करती थी और डायरेक्ट जो आपके रेडिएशन है वो सीधी यहाँ पर पृथ्वी पर पहुंच जाती थी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए फिर क्या किया गया, बाद में इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कर दिया, यानी कि जहां पर हम पहले जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस्तेमाल कर रहे थे उसकी जगह कोई दूसरी गैस इस्तेमाल करने लगे हैं। तो आजकल भी जो एशिया चल रही है वो पहले जितनी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि उनमें जो गैस इस्तेमाल की जा रही है वो दूसरी है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसलिए इसका जो है आजकल, क्योंकि ये 2000 के समथिंग, जब हम बात करते हैं 2000 या उससे भी पहले 10-12 साल पहले, उस टाइम पे ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया था कि इसको रोक लो नहीं तो हम मारे जाएंगे, ठीक है। तो फिर जो है एक तरह से बैन लगा दिया गया था कि ये गैस तो यूज करनी ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका वो हो गया था। समताप मंडल की ये सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है, ओजोन लेयर। इसके बाद में मध्य मंडल आ जाता है, ठीक है। मध्य मंडल में क्या है, तो ये जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल, ठीक है, इसमें क्या है, तो मुख्य रूप से इसमें ज्यादा परिघटनाएं होती नहीं है। जो टेम्परेचर यहाँ पर समताप मंडल है, इसका मतलब टेम्परेचर यहाँ क्या रहता है, हमेशा एक जैसा रहता है। इसका मतलब ना तो बढ़ेगा और ना घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जैसे हम ऊपर जाते हैं समताप मंडल में, ये मध्य मंडल में, वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है, ज्यादा हो जाता है, यही फर्क होता है। इसके बाद में जो है आइनोस्फीयर आ जाता है, उसमें मुख्य रूप से आइंस होते हैं, ठीक है। और फिर जो है आपका बहिर्मंडल आ जाता है, बाहर का मंडल, ठीक है, जो एक्सोस्फीयर जिसको हम कहते हैं, उसमें मुख्य रूप से सैटेलाइट्स, जो आपका ये है स्पेस है, ये वाली बातें इसमें होने लग जाती हैं, ठीक है। रॉकेट्स हुए, सैटेलाइट्स हुए, जो आपके ऊपर ये जो हम सैटेलाइट लगा देते हैं, ये वाली सैटेलाइट वहां पे घूमती रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये जो एनवायरनमेंट से संबंधित जो लेयर्स है वायुमंडल से संबंधित, वो आपको ध्यान रखना है। और वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, क्या क्या पाया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में दो चीजें और बचती हैं। क्या क्या बचता है कि एक तो सर हमने वायुमंडल की तो बात कर ली, वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन वायुमंडल के अलावा जलमंडल भी है, ठीक है। क्या है, जलमंडल भी है, इसकी भी बात करो तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्फीयर इसको हम कहते हैं, पहली बात तो। और दूसरी बात, जो आपका जलमंडल के अलावा एक और होता है, स्थल मंडल, ठीक है। ये जो स्थल मंडल होता है इसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर इसको कहते हैं। तो ये जो चीज है हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, ये दोनों की, इन दोनों की हम बात
करेंगे। जैसा इसके नाम से ही पता चल रहा है, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल जो है ये मुख्य रूप से जल से घिरा हुआ जो समुद्रों वाला भाग है पूरा, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसमें लगभग अभी बताया था मैंने 71% क्या है, एरिया ये घेरता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो आपका 2/3 एरिया है, ठीक है, लगभग 2/3 एरिया है या उससे भी ज्यादा, ठीक है, उससे भी ज्यादा एरिया आपके ये घेरता है। इसके बाद में दूसरी बात आती है इसकी, ये 29 हो गया या 30%, कहीं पे 30 भी देखने को मिलेगा। 30% तक क्या होता है, लिथोस्फीयर होता है, जिसपे हम जीवन यापन करते हैं, जिसपे पहाड़ है, जिसपे जो है मिट्टियां हैं, नदियां हैं, ये सारे जो काम है ये आपके कितने परसेंट पे है, सिर्फ 30% पे ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके बारे में ये दोनों चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। और तो हाइड्रोस्फीयर में हम ये कह सकते हैं इसमें मुख्य रूप से जो है समुद्री जीव पाए जाते हैं, मछलियां होती है। ठीक है, जो है पानी अधिकतर खारा है, खारा का मतलब है कि लवणीय पानी होता है। एक हम ये भी कहते हैं कि पानी तो इतना है, ठीक है, पानी लगभग इतना फैला हुआ है और पृथ्वी पर पानी की कमी नहीं है, लेकिन पीने योग्य जो पानी है उसकी कमी है। ठीक है, पीने योग्य जो पानी है उसकी कमी है, और उसको हम ये मान के चलते हैं कि ये लगभग 2.5% ही है इस 70 का। कितना, 2.5% ही। और ये जो 2.5% है इसमें से भी अधिकतर क्या है, जो आपका बर्फ है उसके रूप में अंटार्कटिका में इनमें जमा हुआ है। तो बर्फ को तो हम खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। ठीक है, तो पीने लायक पानी जो है आपके नदियों में, झीलों में, ठीक है, तालाबों में, इनमें जो नजर आ रहा है वो आपको वो 1% से भी कम है। ठीक है, कितना है, 1% से भी आपको कम देखने को मिलता है। आई बात समझ में? तो ये चीज तभी हम ये कहते हैं कि पीने के पानी की कमी है। पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन पीने के पानी की कमी है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, उसमें से भी हमने जो है अधिकतर पानी को खराब कर दिया है, नदियों को हमने पोल्यूटेड कर दिया है। ठीक है, अधिकतर चीजों को हमने क्या कर दिया, खराब कर दिया, तो उसकी वजह से ये जो है पानी का संकट सामने आता है। दूसरा लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर में मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो आती है सोइल। ठीक है, क्या आती है, मिट्टी आती है, और मिट्टी को भी हम कंटिन्यू क्या करते जा रहे हैं, खराब करते जा रहे हैं। तभी हम ये कहते हैं कि मिट्टी को बचाओ, सेव सॉइल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज आपको और देखने को मिलेगा, जीवमंडल, कहीं कहीं ये भी देखने को मिलेगा कि जीवमंडल, तो ये जो जीवन है, ठीक है, ये जो जीवों से घिरा हुआ स्थल है, इसी को हम मुख्य रूप से, क्योंकि ये तीनों चीजों से मिलकर बना है, जीवमंडल को हम बायोस्फीयर कह सकते हैं। ये जो आपका बायोस्फीयर है ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों से घिरा हुआ है, तीनों चीजों से, क्योंकि हम तीनों के कांटेक्ट में हैं। हम पानी के कांटेक्ट में भी है, हम जो है आपके इसके स्थल के कांटेक्ट में भी है, और साथ में हम किसके, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में भी है, हवा के कांटेक्ट में भी है। तो तीनों चीजों के स्पर्श में होने की वजह से, और साथ में जीवन होने का मतलब यही है कि इन तीनों का होना। यदि जीवन नहीं होगा, ठीक है, यदि जीवन को जीना है, कंटिन्यू रखना है, तो इन तीनों का होना जरूरी है। किस किस का, एक तो स्थल मंडल का, यानी कि स्थल का होना जरूरी है, पहाड़ हो गए, आपकी मिट्टी हो गई, इनका स्थल होना जरूरी है, क्योंकि हम पानी में तो नहीं रह सकते हमेशा। ठीक है, हम पानी में हमेशा नहीं रह सकते, स्थल पे आना जरूरी है। तो पहली बात तो स्थल का होना जरूरी है, दूसरा जल का होना जरूरी है, पीने के लिए पानी का होना जरूरी है, और तीसरा जो श्वास लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की, तो हवा होना भी हमारे लिए जरूरी है। तो इन तीनों चीजों से मिलकर हमारा क्या बना हुआ है, जीवमंडल बना हुआ है। ठीक है, तीनों को मिलाकर ही हम क्या बोल सकते हैं, जीवमंडल बोल सकते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। अब हम एक एक करके इन सब की बात कर लेते हैं, सिंपल बेसिक सी बातें हैं जो आपने पहले भी पढ़ी हुई होगी। सेगमेंट्स की, पर्यावरण के सेगमेंट्स जो है इनकी हम बात कर रहे हैं, खंडों की। ये सिलेबस में आपके जो है ऐसे के ऐसे ही दे रखा है, ये टॉपिक है। इसमें हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आ गया आपका एटमॉस्फेयर, जिसको हम वायु पर्यावरण के रूप में भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है कि वायु का चारों ओर का क्या है, एनवायरमेंट है, तो वो क्या हो गया आपका वायु पर्यावरण हो गया। पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैसीय परत क्या कहलाती है, जीवन के लिए अति आवश्यक होती है। स्वाभाविक सी बात है, जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बताया था नाइट्रोजन 78% हो गया, ऑक्सीजन 21 हो गया,
और अन्य गैसें 1%। अब इस अन्य गैसों में आप जो है कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख सकते हो, इसके अलावा ऑर्गन भी होती है, ठीक है, बहुत सारी गैसें जिसमें आपको देखने को मिलती है, वो लगभग सारी ही 1% में ही आ जाती है, ठीक है। इसके बाद में हम ये कहते हैं श्वास लेने के लिए ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान कौन करता है, एटमॉस्फेयर। इसके अलावा सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा कौन करता है, ओजोन परत के रूप में एटमॉस्फेयर। अभी इसकी और अच्छे से बात करेंगे। पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी समझ लो आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। अभी यहां पर चलते हैं, हम एक बार फिर बताता हूं मैं आपको। ग्रीन हाउस, ये जो पहले वाला चित्र था जो हमने बनाया था, इसमें होता क्या है, मान लो हम यहां मान के चलते हैं कि यहां पर एक सूर्य है, ठीक है, क्या है, यहां पर सूर्य है। अब ये जो सूरज है ये क्या देता है, रोशनी देता है। सूरज की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे पहुंचती है, ठीक है, पृथ्वी पे पहुंचती है। अब ये जो नीचे वाली परत है ना दोस्तों, जिसको हम कह रहे थे सौरमंडल, ये वाली, इस परत में जब ऊपर से ये क्या है, फिल्टर होती हुई आती है ओजोन लेयर, कुछ जो हानिकारक किरणों को ले लेती है, उसमें उसके अतिरिक्त और कुछ गैसें हैं जो इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, लेकिन कुछ मात्रा में यहाँ सूर्य का प्रकाश नीचे भी पहुंचता है। अब नीचे पहुंचता तो यहाँ आने के बाद में, ठीक है, यहाँ आने के बाद में ये इसको एंटर तो कर जाता है, ठीक है, इस लेयर को एंटर तो कर जाता है, लेकिन पृथ्वी से टकरा के वापस जा नहीं पाता है, क्योंकि जो वेवलेंथ होती है, ठीक है, दो प्रकार की आपके किरणें होती है, एक तो शॉर्ट वेवलेंथ की और एक लॉन्ग वेवलेंथ की, ठीक है। वेवलेंथ का मतलब होता है इस प्रकार की, ये मान लो एक किरण है, इस प्रकार की किरणें ऐसे ही चलती है, और एक किरण मान लो इस प्रकार की है, तो इसकी वेवलेंथ है ना वो ज्यादा है, ये आसानी से निकल जाती है, छोटी मान के चलो कि छोटी किरणें ये आसानी से आने में तो निकल जाती है, लेकिन जब ये टकराकर वापस जाती है ना तो इस प्रकार में चेंज हो जाती है, बड़ी वेवलेंथ के रूप में बदल जाती है, ठीक है, तो वापस नहीं जा पाती है, इसलिए इसी एनवायरमेंट में ये टकराकर यहीं पे रह जाती है, और इसकी वजह से ये जो आपके चारों ओर की जो पृथ्वी है इसका टेम्परेचर क्या हो गया है, ज्यादा हो गया है, बढ़ गया है, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये होना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों, हमारे जीवन के लिए या पृथ्वी पर कोई भी जीवन होने के लिए ये होना बहुत जरूरी है। पहले ऐसा कहा जाता था कि पृथ्वी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा था, ठीक है, बहुत ज्यादा था, उसके बाद में धीरे धीरे टेम्परेचर धीमा होता गया और टेम्परेचर बहुत कम हो गया, ठीक है, बहुत कम होने के बाद में फिर वापस से जब गैसों की लेयर्स बनी, उसके बाद में पृथ्वी का टेम्परेचर एक अनुकूल टेम्परेचर के रूप में हुआ, और ये किसकी वजह से हुआ, आपके इसी गैस की वजह से, ठीक है, जो आपके चारों ओर ग्रीन हाउस गैसेज है इन्हीं की वजह से। लेकिन इनका ज्यादा होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक है। जब कम होती है तो पृथ्वी पर ठंड बढ़ जाती है, ठीक है, यानी कि हर जगह आपको बर्फबारी देखने को मिलेगी, और जब इसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर हम कहते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से ओवरऑल पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो हमें ना तो इसको ज्यादा करना है और ना इसको कम करना है, जैसा है वैसा मेंटेन रखना है यदि जीवन अच्छे से जीना है, तो पृथ्वी पर जिंदगी को जिंदा रखना है, जीवन को जिंदा रखना है, तो इसको मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो ये चीज देखने को मिलती है। ये मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारा मेंटेनेंस नहीं बन पाएगा, हम जो है डिसमेंटेन हो जाएंगे, जो है बिगड़ जाएंगे हम, ये चीज देखने को मिलती है, तो इसको भी ध्यान रखना आप। इसके बाद में आ जाता है ओजोन लेयर, ग्रीन हाउस की इनकी बात हो गई। समस्याओं की बात करें तो इसमें वायु प्रदूषण की एक समस्या है, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है और जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ये वाली कुछ समस्याएं इसमें नजर आ रही है, ठीक है। ओजोन के क्षय को हमने लगभग रोक लिया है, ठीक है, लेकिन प्रदूषण अभी भी बढ़ रहा है, और जो जलवायु परिवर्तन है वो अभी भी कंटिन्यू नजर आ रहा है, ये होता ही रहा है। इसके बाद में आ जाता है एटमॉस्फेयर के अलग अलग स्तर, स्फीयर्स का मतलब होता है स्तर, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है, हम कहते हैं ट्रोपोस्फीयर, क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर या सौर मंडल। इसमें क्या है, तो ये पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला, अभी देखा था ना हमने, सबसे नजदीक वाला है, और साथ में 8 से लेकर 18 किलोमीटर इसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है, ठीक है। इसके बाद में इसमें मौसमी घटनाएं होती है, तापमान ऊंचाई के साथ में घटता है, और कितना घटता है ये देख लेना। ऑक्सीजन नाइट्रोजन की उच्च सांद्रता होती है जिससे कि जीवन संभव होता है। देखो ऑक्सीजन भी जीवन के लिए जरूरी है, नाइट्रोजन भी जीवन के लिए जरूरी है, और लास्ट में CO2 भी जीवन के लिए जरूरी है, तीनों गैसें ही जरूरी है। इसमें जेट स्ट्रीम और मौसम परिवर्तन देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग जो मौसमी घटनाएं हैं वो इसमें होती रहती है। इसके बाद में आ जाता है
स्ट्रेटोस्फीयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर की बात हम करें, ये समताप मंडल है, 18 से लेकर 50 किलोमीटर ऊंचाई, यानी कि पहले वाला जो स्तर है उससे ऊंचे की हम बात कर रहे हैं, 18 से ऊपर की बात कर रहे हैं। इसमें ओजोन परत स्थित होती है। एक इंपॉर्टेंट बात तो ये ध्यान रखनी है कि इसमें ओजोन परत होती है। ठीक है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, से हमारी रक्षा करती है। सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनसे हमारी रक्षा करने का काम किसका है, इसी का है। तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है क्योंकि ओजोन परत सूर्य की ऊर्जा को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, तापमान ऊंचाई के साथ क्या होता है, इसमें बढ़ता है समताप मंडल में। ठीक है, और ओजोन परत पर सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। ओजोन परत क्या कर रही है, सूर्य की ऊर्जा है उसको तो अवशोषित कर लेती है। तो इससे जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता रहता है, बढ़ता रहता है। यह विमान यात्रा के लिए आदर्श क्षेत्र है क्योंकि यहाँ पर मौसम की हलचल बिल्कुल कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके विमान है, जो आपके एरोप्लेन दिख रहा है आपको, वो कहाँ उड़ रहा है, वो समताप मंडल में उड़ रहा है। ठीक है, समताप मंडल में ये जो हवाई घटनाएं होती है ये सारी समताप मंडल में ही होती है। इसके बाद में आता है मध्य मंडल, मीसोस्फीयर, 50 से लेकर 80 किलोमीटर ऊंचाई हो गई, ठंडा रहता है। ठीक है, सबसे ठंडा है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे इसमें टेम्परेचर गिरता रहता है। ठीक है, और टेम्परेचर गिरकर ऊपर तक जाते जाते कहीं पर आपको -90 देखने को मिलता है, यानी कि -90, बहुत ज्यादा जो है कम टेम्परेचर होता है ये। वहां पर हम जम जाएंगे, वहां पर यदि हम खुले में चले जाएंगे तो ये चीज होती है। इसके बाद में यहाँ पर उल्काएं, जो मेटियोर्स है जलकर नष्ट हो जाते हैं। उल्काओं का मतलब होता है आपके ये जो आपने सुना होगा उल्कापिंड। ठीक है, ये स्टेरॉइड्स जिनको हम कहते हैं, ये बाहर से आते हैं, लेकिन इस वाले में आकर क्या हो जाते हैं, पृथ्वी पर आने से पहले ही ये जल जाते हैं। ठीक है, इसे पृथ्वी पर उनका प्रभाव कम हो जाता है और ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाते हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे। इस परत में घनत्व और वायुदाब बहुत कम होता है, घनत्व भी कम होता है, वायुदाब भी कम होता है। फिर आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर आपका 80 से लेकर 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। ठीक है, और तापमान इसमें अधिक जो है अत्यधिक बढ़ जाता है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। ठीक है, यानी कि पहले कम हो रहा था, फिर बीच में बढ़ रहा था, फिर बीच में वापस माइनस में चला गया, तो अब वापस बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गैसें जो होती है उनकी वजह से ऐसा होता है। कुछ गैसें जो होती है जो एब्जॉर्ब कर लेती है किरणों को, अपना टेम्परेचर बढ़ा लेती है, उससे उस लेयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कुछ गैसें होती है जो एब्जॉर्ब करती नहीं है। ठीक है, तो वो उस पर कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ये गैसों का फर्क पड़ता है कि कौन सी गैस है। यहाँ पर आपको 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर देखने को मिलता है। सूर्य की सीधी किरणों को ये अवशोषित करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाली जो सूर्य की किरणें हैं उनको अवशोषित कर लेता है। आइनोस्फीयर की बात करें, आइनोस्फीयर पर ये स्थित होते हैं। रेडियो तरंगों, रेडियो वेव्स को प्रतिबंधित करके संचार में मदद करती है। जो आपका ये है, जैसी रोशनी की घटनाएं इस क्षेत्र में होती है, कुछ ओरोरो नाम की जो रोशनी घटनाएं हैं वो इसमें होती रहती है, इतना आपको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। इसके बाद में आ जाता है एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल। ये वायुमंडल में सबसे बाहरी परत है। ठीक है, सबसे बाहरी परत है, 500 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक ये चली जाती है। हालांकि हम ये मान के चलते हैं कि 1600 किलोमीटर तक एनवायरमेंट होता है। ठीक है, कितना मान के चलते हैं कि लगभग 1600 किलोमीटर तक क्या होता है, आपका एनवायरमेंट होता है। इसके ऊपर फिर अंतरिक्ष आ जाता है, स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो ये जो है 500 से ऊपर 1600 तक हम बोल सकते हैं। हालांकि इसमें 10,000 किलोमीटर, तो ऊपर तो कोई लिमिट है ही नहीं, ऊपर तो बढ़ते ही जाओ कितने। ठीक है, तो मेनली जो है यहाँ पर 1600 किलोमीटर तक ही एटमॉस्फेयर होता है, उसके बाद में नहीं होता है। उसके बाद में जो है स्पेस है, बिल्कुल रिक्त स्थान है, उसमें ना तो हवा है ना गैस है, कोई भी चीज नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल क्या है, वो शून्य है, वो चीज हम ये कह सकते हैं। वायु के अणु अत्यधिक विरल होते हैं और धीरे धीरे अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। ठीक है, कृत्रिम उपग्रह सैटेलाइट ये इनमें छोड़े जाते हैं। ज्यादातर जो सैटेलाइट की चीजें ये सारी जो होती है वो आपके एक्सोस्फीयर में ही करते हैं। ठीक है, ये आपके क्या है, एनवायरमेंट जो आपका हम कह रहे हैं मुख्य रूप से एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के अलग अलग पार्ट है जिनकी हमने बातें की है। ठीक है, यदि हम इसको एटमॉस्फेयर मानते हैं, ये आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर इस प्रकार की क्या होती है, लेयर्स होती है। तो इन लेयर्स में ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले आपका क्षोभ मंडल आ जाएगा, फिर समताप मंडल आ जाएगा, मध्य मंडल आ जाएगा, फिर जो है आपका ये
जिसको हम कहते हैं बहिर्मंडल आ जाएगा, ये सारी चीजें, ठीक है, आइनोस्फीयर, ये सारी चीजें इसी में आती है। इसके बाद में आ जाता है जलमंडल। जलमंडल को हम क्या मानते हैं कि जो आपके महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, भूजल है, ग्लेशियर है, जलवाष्प है, ये सारे इसी के पार्ट हैं, ठीक है। मुख्य रूप से हम महासागरों के रूप में जानते हैं इसको, लेकिन अधिकतर नदियां, झीलें, भूजल, ग्लेशियर ये सारे इसी में आते हैं। इसमें 71 या 70% तक क्या होता है, जल घिरा हुआ है। ये भी आजकल क्या है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। हम जानते हैं कि जो क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, ठीक है, और ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से जो समुद्र का लेवल है वो ऊपर आ रहा है। अब लेवल ऊपर आएगा तो स्थल उस समुद्र में जाएगा, इसलिए ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये चीज देखने को मिलती है। जलीय जीवों का संरक्षण कृषि उद्योग एवं मानव उपभोग के लिए आवश्यक, महासागरीय धाराओं और जल चक्र के माध्यम से जलवायु को नियंत्रित करता है। मुख्य समस्याएं इसमें जल प्रदूषण होना, जल संकट होना, महासागरों का अम्लीकरण होना, ये कुछ मुख्य समस्याएं हैं जो आपके किस में आ रही है, जलमंडल में देखने को मिल रही है, ठीक है। जलमंडल का क्या काम है, तो जीवों का जो संरक्षण है, जीव, क्योंकि जीवों में एक अहम इंपॉर्टेंट चीज पानी भी होता है, पानी के बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके बाद में आता है स्थल मंडल, लिथोस्फीयर, पृथ्वी की सबसे ऊपरी ठोस परत जिसमें कि मिट्टी, चट्टाने और खनिज शामिल होते हैं, ठीक है, मिट्टी भी है, चट्टाने भी है और खनिज भी है, ये सारे जिसमें शामिल होते हैं उसको हम स्थल मंडल कहते हैं। अभी हम जहां पर खड़े हुए हैं, आप जहां पर बैठे हुए हो, ठीक है, वो सारे क्या है, वो सारा स्थल मंडल का ही पार्ट होता है। हम जहां पर खेत बनाए हुए हैं, हमने खेती की है, जहां पर हमने मकान बनाए हैं, वो सारा ही क्या है, स्थल मंडल का ही पार्ट होता है। वनस्पति, प्राकृतिक संसाधन और कृषि के लिए इसमें आधार प्रदान होता है, खनिज और जीवाश्म प्रदान करता है, पौधों के लिए उपजाऊ मिट्टी प्रदान करता है, मानव बस्तियों और झुग्गियों का ढांचा आधार प्रदान करता है, क्योंकि अधिकतर चीजें चाहे बस्तियां हो, बुनियादी ढांचे हो, ये सारे पृथ्वी से ही मिलते हैं। जो आपकी ये रॉक्स होती है, स्थल मंडल है, इसी से मिलता है सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर भी वो ही आपको स्थल मंडल में भी देखने को मिलता है। इसके बाद में इसमें कुछ समस्याएं हैं, जैसे वनों की कटाई हो गई, मृदा अपरदन हो गया, भूमि क्षरण, ये सारी बातें हम जानते ही हैं, ठीक है। पेड़ पौधों की खूब कटाई हो रही है, उसकी वजह से कई समस्याएं भी आ रही है, वो हम सब जो है परिचित है। आगे हम इनकी और अच्छे से बातें करेंगे, जैसे जैसे पॉल्यूशन की बात आएगी वैसे। इसके बाद में आ जाता है जीव मंडल। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके, वो क्या है, जीव मंडल। अब देखो, जीव मंडल का कहने का मतलब ये है जिसमें जीवन है, ठीक है। अब जीवन तो आपको समुद्रों में भी मिलेगा, जीवन आपको स्थल पे भी मिलेगा, जीवन आपको हवा में भी मिलेगा। आप कहोगे सर हवा में कैसे जीवन है, तो जो सूक्ष्म जीव है जो हवा में घूम रहे हैं वो जीवन ही है, ठीक है। तो जीवन जो है आपका, जीव मंडल जो है वो स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों से मिलकर बना हुआ है, तीनों के बीच में है, ठीक है, उसको हम जीव मंडल कहते हैं। तो ये क्या है, जीवन का क्षेत्र जिसमें सभी जीव प्राणी जैसे वनस्पति, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव शामिल होते हैं। वायुमंडल, स्थल मंडल और जल मंडल के भीतर स्थित है, ये तीनों के बीच में आता है और तीनों ही इसकी आवश्यकता है। भाई जीवन के लिए तीनों होना जरूरी है, चाहे वो स्थल मंडल हो, जल मंडल हो, वायुमंडल हो, तीनों का होना जरूरी है। और ये तीनों जहां पर मिलते हैं वहीं पर जीवन पनप जाता है, ठीक है, वहीं पे क्या हो जाता है, जीवन पनप जाता है। तो वो चीज देखने को मिलती है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए जीवमंडल का होना जरूरी है। जैव विविधता और खाद्य श्रृंखला का समर्थन करता है, प्राकृतिक चक्रों को नियंत्रित करता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे जीवमंडल में ही होते रहते हैं, ठीक है। क्या कहाँ होते रहते हैं, जीवमंडल में। और जीव इन सब क्रियाओं को चलाते हैं, ठीक है, इन सब क्रियाओं को, क्योंकि हम कार्बन का जो है पेड़ पौधे उपयोग करते हैं, हम नाइट्रोजन को जो है मुख्य रूप से पर्यावरण में होती है, पर्यावरण से पेड़ पौधे ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में चेंज करते हैं। तो जो जितने भी जीव हैं वो इन सब चक्रों को चलाने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जितने भी जीव हैं वो पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके साथ में ही फिर प्राकृतिक संसाधन, यानी कि आगे आपका जो टॉपिक आ जाएगा वो संसाधनों का, रिसोर्स का आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पहले जो सारी चीजें हमने देखी है उनकी हम बात करें तो हमने एक तो पर्यावरण क्या है, ठीक है, पर्यावरण क्या है और पर्यावरण विज्ञान क्या है, ये चीजें हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी। आज वाली क्लास में कुछ बेसिक चीजें, जैसे कि पर्यावरण के अलग अलग घटक कौन कौन से हैं, ठीक है, अलग अलग जो पार्ट है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है वायुमंडल,
ठीक है, और वायुमंडल के सारे जो लेयर्स हैं, ठीक है, उनको याद रखना। समताप मंडल हो गया, शोभ मंडल हो गया, मध्य मंडल हो गया, बहिर्मंडल हो गया, ठीक है, आयनोस्फीयर हो गया, आयन मंडल हो गया, ये सारा आप इसको ध्यान रखोगे। इसके अलावा इसमें जलमंडल आ जाएगा, बिल्कुल इजी है। इसके अलावा इसमें स्थल मंडल आ जाएगा, स्थल मंडल भी इजी है, और एक आपका इसमें जीव मंडल आ जाएगा। ठीक है, ये सारे आपके सिलेबस में दे रखे हैं और सबको हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, यानी कि ये पहला टॉपिक जो है आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। अब इसके बाद में हम रिसोर्स की बात करेंगे। रिसोर्स में होता क्या है, तो नॉर्मली जैसे मिनरल्स, आपके जो खनिज है वो एक रिसोर्स है, पवन एक रिसोर्स है, ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा बनाते हैं ना उसमें, वो एक रिसोर्स है, खाद्य पदार्थ एक रिसोर्स है, जंगल एक रिसोर्स है, पानी एक रिसोर्स के तौर पे है, ठीक है, मृदा एक रिसोर्स के तौर पे है। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे, इनमें हमें क्या फायदे होते हैं वो देखेंगे, और हम कैसे इनको नुकसान पहुंचा रहे हैं उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।